प्रमुख संपूर्ण प्रोग्राम आरंभ संकल्प से सफलता संपूर्ण से। बीएपीएस प्रमुख एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद झा आपके सामने इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं उसको लेकर के आया। मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी से पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में परस्यू कर रहा हूँ। साथ ही मेरा नेट भी है और 2015-16 में 2 यूपीएससी के मेंस और इंटरव्यू भी दे रखा हूँ और पिछले 9-10 साल हो गए पढ़ाते हुए। तब चाणक्य आईएएस अकेडमी के बाद चहल एकेडमी, करंट में अभी जामिया के साथ जो रेजिडेंशियल एकेडमी है, रेजिडेंशियल यूपीएससी की क्लासेस हैं के साथ एसोसिएट। और देखिए कि आईआर का जो हमारा टॉपिक है इसको जब हम तैयार करते हैं तो आईआर ध्यान रखिएगा कि कई लेवल पे आपको मदद करेगा। सबसे पहले तो अभी हमारा इंटरव्यू गाइडेंस का है, तो इंटरव्यू में जो बच्चे जाएंगे जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल होगा या बाकी की चीज़ें हैं, तो आपको पता ही है कि इंटरव्यू में करंट रिलेटेड इश्यूज पे ज़्यादातर फोकस करते हैं और आईआर हमेशा से एक हॉट इशू रहा है, बर्निंग इशू रहा है। आईआर रिलेटेड चीज़ें तो रहती ही रहती हैं। इवन उसके साथ साथ प्रीलिम्स में मदद करता है। पीटी में भी ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं तो पीटी में प्रॉपर आईआर से इंस्टीट्यूशंस का पार्ट पूछा जाता है और लगभग हर साल, इस बार के भी प्रीलिम्स में 7 क्वेश्चन यहाँ से थे, लगभग यहाँ से हर साल 5 से 7 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से प्रीलिम्स में भी बनेगा। मेंस में भी ये सब्जेक्ट आपका 50 to 60 मार्क्स के क्वेश्चंस देता है मेंस में भी। और सबसे बड़ी बात है कि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग्स। तरीके से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यूपीएससी के तैयारी। नाउ इंडिया और बांग्लादेश का मुद्दा अभी करंट में क्यों न्यूज में है? इसके न्यूज में होने की वजह है कि अभी आपने देखा होगा कि शेख हसीना जो कि यहाँ की एक्स प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उनको फांसी की सजा दी गई और उन्होंने एजाइलम इंडिया में ले रखा है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये मैटर न्यूज है। अब देखिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ रिलेशंस हमारे कहाँ रूटेड हैं। कल्चर में रूटेड हैं, लैंग्वेज में रूटेड हैं और हेरिटेज में रूटेड है। कैसे? तो आपको ये पता होगा कि बांग्लादेश आज़ादी से पहले भारत का पार्ट था, बंगाल का पार्ट था, पूर्वी बंगाल का पार्ट था। और जब पाकिस्तान के साथ ये मिलता है तो पूर्वी पाकिस्तान, जिसके वजह से कल्चर का पार्ट है। मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल बंगाली स्पीकिंग पीपल्स, लैंग्वेज बंगाली। तो उतना ही नहीं, आमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, दैट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत के भी नेशनल एंथम को लिखा और बांग्लादेश के भी नेशनल एंथम को उन्होंने ही लिखा है। ठीक है। इसके बाद हेरिटेज, बंगाल विभाजन के टाइम पे और नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे, तो रिच हेरिटेज है इसका। अब यहाँ पे देखिए कि बांग्लादेश वर्ल्ड मैप पे कब आएगा? 1971। 1971 का मतलब है, इसको समझिएगा कि वाई इन 1971। अभी मैंने डिस्कस आपसे किया है कि जब आप देखिएगा तो ये बीच में इंडिया का पार्ट पड़ता है, इधर बीच में पाकिस्तान का पार्ट पड़ता है और ये वाला पार्ट बांग्लादेश का। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से कितना दूर पड़ेगा ये। तो प्रॉपर जब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई तो पाकिस्तान वाज नॉट कंफर्टेबल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बांग्लादेश। और वैसे भी आप देखते हैं पाकिस्तान में
इस तरीके की चीज़ें हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश या ये आपके ईस्टर्न पाकिस्तान पे ज़्यादातर मिलिट्री रूल या पुलिस का शासन रहा। इस मिलिट्री रूल और पुलिस से बाहर आने के लिए यहाँ पर एक लीडर हुए, हिज नेम वाज शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में, ध्यान रखिएगा, क्या किया था, तो मतलब जिसको कि आपने नाम सुना होगा, मुक्ति वाहिनी का फॉर्मेशन। दैट मुक्ति वाहिनी, उस मुक्ति वाहिनी ने किया क्या, तो बांग्लादेश से, या उस समय बांग्लादेश की बात नहीं हुई थी, ईस्टर्न पाकिस्तान को मिलिट्री रूल से आज़ाद करने के खिलाफ बात की और उसने आंदोलन, हड़ताल वगैरह शुरू किया गांधीयन तरीके से। यहाँ पर क्या होता है कि इस हड़ताल को देखते हुए जो पाकिस्तान के जो मतलब हुक्मरान थे, उन लोगों ने अपने यहाँ से और ज़्यादा मिलिट्री भेज दी, जिससे और शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ करके जेल में डाल दिया। अब जो बांग्लादेश की जो पब्लिक थी, वो पुलिस के अत्याचारों से और मिलिट्री के अत्याचारों से भारत की तरफ आने लगी। वहीं से ध्यान रखिएगा कि घुसपैठ का भी मुद्दा भारत में शुरू होता है, बहुत बड़ा इशू बनता है बांग्लादेश से इंडिया का। इसी के पर्सपेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर इंटरफेयर किया कि बांग्लादेश के तरफ से या ईस्टर्न पाकिस्तान से हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, इंसर्जेंसी की घटना हुई और हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचे। यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि अब भारत के लिए ये मुद्दा इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान अपने आज़ादी के समय से ही 1947 के बाद, ध्यान रखिएगा, कि वर्ल्ड लेवल पे एक अलग टाइप का वॉर चलता है, डेट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। तो उस कोल्ड वॉर के समय में पाकिस्तान अमेरिका के फेवर में रहा और पाकिस्तान सीएटो का मेंबर बन जाता है। तो इसी वजह से आप नॉर्मली देखिएगा कि इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज के बीच में अमेरिका का ज़्यादातर झुकाव, कहता तो वो है जो हम न्यूट्रल हैं, लेकिन उसका ज़्यादातर झुकाव पाकिस्तान की तरफ ही होता है। तो भारत को ये पता था कि यदि किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अमेरिका हमेशा ही किसको फेवर करेगा, पाकिस्तान को फेवर करेगा। दैट्स वाई 1971 में ही इंदिरा गांधी ने रसिया के साथ, उस समय का यूएसएसआर था, उसके साथ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट किया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस एग्रीमेंट है। और इस फ्रेंडशिप एग्रीमेंट से ये, हालांकि इंडिया उस समय नॉन अलाइनमेंट के पॉलिसी को फॉलो करता है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कई सारे ऐसे मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के मतलब जानकार हैं जिन्होंने कहा कि भारत ने अब नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को छोड़ दिया, लेकिन ये एग्रीमेंट केवल और केवल वर्ल्ड ऑर्डर पे इस तरीके का था कि यदि कभी भी मतलब भारत को कोई प्रेशर मिलेगा या भारत कभी भी इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करेगा तो यूएसएसआर इंडिया की मदद करे। तो यही होता वही है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ 1971 का वॉर छेड़ेगा, अमेरिका भारत के अगेंस्ट आकर के खड़ा होगा और अमेरिका के साथ यूएसएसआर आकर के पार्टिसिपेट करता है, और इस तरीके से 1971 में बांग्लादेश वर्ल्ड मैप पे एक अलग देश बन करके आए। यहाँ पर आपको एक और चीज और ध्यान रखना है कि भारत की ये डिप्लोमेटिक मीनिंग थी। क्यों डिप्लोमेटिक मीनिंग थी? क्योंकि भारत ने 1971 में न तो बांग्लादेश को न केवल आज़ाद करवाया, बल्कि आज़ादी के साथ साथ ही बांग्लादेश को यूएनओ में भी एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता दिलवाने में भी सफलता था। और यहीं से एक चीज़ और जानिएगा कि पाकिस्तान भी प्रॉक्सी वॉर की चीज़ है, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान भारत से अब डायरेक्ट जीत नहीं सकता है, इसीलिए पाकिस्तान भी प्रॉक्सी वॉर की पॉलिसी को भारत के साथ अपनाता है और कश्मीर की आज़ादी पाकिस्तान का पूर्ण मुद्दा हो जाता है। अब आगे देखिए, ये इंडिया का डिसिसिव रोल रहा बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में, और भारत पहला कंट्री है जिसने की रिकॉग्निशन भी दे दी बांग्लादेश को। और ध्यान रखिएगा कि अभी का जो करंट पेज है इसको हम गोल्डन चैप्टर बोलते हैं या स्वर्ण अध्याय बोलते हैं। क्यों स्वर्ण अध्याय बोलते हैं? क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में
और उधर शेख हसीना थी। थोड़ा सा तो बीच में अभी तख्ता पलट के बाद चीज़ें खराब हुई हैं, लेकिन थिंग्स आर गोइंग वेरी स्टिल ऑन, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है इस पे बहुत क्लियर है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के, सिक्योरिटी वगैरह के डायमेंशंस को लेकर के बांग्लादेश को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया था। और इसी के वजह से बांग्लादेश को भी जोड़ते हुए उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, जो कि स्ट्रेटेजिकली इंडिया और बांग्लादेश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, खास करके इंडिया के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? वाई बांग्लादेश मैटर्स टू इंडिया? पहली चीज है जियो पॉलिटिकल। व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? यहाँ ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं डिस्कस कर देता हूँ। जियो पॉलिटिक्स शब्द ध्यान रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी के एक नाविक थे हॉजहॉफर, उनके द्वारा ये दिया गया था शब्द। ये मूल रूप से पॉलिटिक्स को जब हम ज्योग्राफी के साथ रिलेट करके बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स। यहाँ पे देखिएगा कि जियो पॉलिटिकली ये इंडिया के ईस्टर्न सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। व्हाट डज इट मीन कि ईस्टर्न पॉलिटिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। एकदम इसको ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है। क्यों नॉर्थ ईस्ट को लेकर के? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी अभी भी केवल एक ही जगह से है, दैट इज कॉल्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और जिसको हम चिकन नेक कहते हैं। 62 में चीन के साथ लड़ाई हो चुकी है, तो आज भी यदि मान लीजिए कि चाइना के साथ तानातानी रहती है और आगे यदि जाकर के किसी तरीके की कोई बात होती है, तो बांग्लादेश भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली या जियो पॉलिटिकली महत्व रखता है, क्योंकि वहां के थ्रू हम अपनी इंडियन आर्मी को आसानी से नॉर्थ ईस्ट भेज सकते हैं। सेकेंड इज द कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी अभी मैंने बात करी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के। कनेक्टिविटी में भी ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश को क्या माना जाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे माना जाता है। और इसी के वजह से ध्यान रखिएगा कि एक्ट ईस्ट में बीबीआईएन को साइन किया गया है। नाउ व्हाट इज बीबीआईएन? तो ध्यान रखिएगा बीबीआईएन में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, 4 देशों ने मिलकर के इसको साइन किया है। और अपने आप में ये क्या है? मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है। तो 2015 में साइन किया गया। ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है कनेक्टिविटी की। आप सीधे बाई रोड इन चारों देशों को घूम सकते। बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया में, साउथ एशिया में इंडिया का। और इस ट्रेड में ध्यान रखिएगा कि इंडिया को बेनिफिट है, चाइना के साथ जैसे भारत को नुकसान है, यहाँ पे भारत को बेनिफिट। अगर आप कल्चरल लिंकेज है, डीप पीपल टू पीपल बॉन्ड्स। पीपल टू पीपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? इंडिया में भी बंगाली स्पीकिंग पीपल, बांग्लादेश में भी बंगाली स्पीकिंग पीपल, तो इनके बीच एक शुरू से और इंडिया का ही पार्ट रहा है, तो एक कॉमन एक सेंटिमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी देश में ट्रैक टू डिप्लोमेसी को मजबूत करने के लिए पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी देश के साथ जब पीपल टू पीपल कनेक्ट होते हैं तो उस देश के साथ आपके फॉरेन रिलेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा शेयर्ड रिवर्स, भारत और बांग्लादेश के बीच ध्यान रखिएगा कि 54 रिवर्स हैं, इनको ये दोनों देश शेयर करते हैं। ठीक है, वाटर एंड फ्लड मैनेजमेंट कोऑपरेशन रिक्वायर्ड भी है और कुछ काम भी इस पे हुआ है। नाउ जब हम इंडिया बांग्लादेश ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेड यूएस डॉलर में 12.9 बिलियन डॉलर्स तक है। इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, रेल लिंक्स को फिर से चालू किया गया है। तिलहटी एंड हल्दीबारी रोड एंड इनलैंड वाटर वेज को फिर से रिवाइव किया गया है करंट में। ठीक है, आपको याद होगा पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा, 2015 में इंडिया बांग्लादेश के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी साइन किया गया था, जिससे हमने क्या किया? आपने
पार्ट्स बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश से इनक्लेव्स अपने लिए, दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। एनर्जी को लेकर के भी ध्यान रखिएगा, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेड भी हुआ है करंट में। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी साइन किया गया है, जिससे एनर्जी वगैरह की चीज़ों को भी ठीक किया जा सके। डेवलपमेंट असिस्टेंस, मल्टी बिलियन एलओसी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोर्ट्स को लेकर के। और सिक्योरिटी में ध्यान रखिएगा, ये ज्वाइंट ड्रिल्स होता है और कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर पेट्रोल्स होता है। सिक्योरिटीज मतलब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिएगा कि ये दो चीज़ें हैं। जब हम किसी देश के साथ मतलब आप ड्रिल्स वगैरह करते हैं सिक्योरिटी को लेकर के, तो इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जाता है मतलब ऑपरेशन, ये प्रोसीड्योर शेयरिंग ऑपरेशन। इसमें एक देश क्या करता है, अपनी प्रक्रिया बताता है कि पर्टिकुलरली वो इस परिस्थिति से, इस कंडीशन से निकल रहा है, तो आने वाले देश के साथ भी यदि कभी इस तरीके की चीज़ हो जाए तो वो इसी पर्टिकुलर तरीके से बाहर निकले। जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियर हमला होता है और अमेरिका के पास कोई उसमें निकलने के लिए किसी प्रकार का एक फॉर्मेट तैयार होगा, और भारत और अमेरिका के बीच यदि कभी भी इस तरीके की डील होती है तो अमेरिका बताएगा कि यदि भारत पर कभी न्यूक्लियर अटैक हुआ तो इंडिया को इस तरीके से निकलना चाहिए। इसी को कहा जाता है प्रोसीड्योर शेयरिंग ऑपरेशन। तो जब कभी भी इस तरीके के ड्रिल्स होते हैं तो उन ड्रिल्स के पीछे का एक ही उद्देश्य होता है, ऑपरेशन या प्रोसीड्योर शेयरिंग ऑपरेशन बताया जाता है, तरीका बताया जाता है। यहाँ पे ज्वाइंट ड्रिल्स हैं, संप्रीति और बॉर्डर पेट्रोल्स वगैरह भी किए जाते हैं ना। अब देखिए कि बांग्लादेश को एलडीसी स्टेटस दिया गया है और एलडीसी स्टेटस से वो धीरे धीरे उठने का प्रयास कर रहा है और ट्रेड में बेनिफिट लाने का प्रयास कर रहा है। एलडीसी क्या है? एलडीसी को कहा जाता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ व्हाट इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, समझिएगा इसको कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब होता है ये ऐसे देश हैं, पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया के लेवल पे लगभग 100 देश करीब आज़ाद होते हैं, जिनमें अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका के देश हैं और एशिया के कुछ देश। ये देश विकास के पैमाने पे, डेवलपमेंट के पैमाने पे पीछे थे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। बांग्लादेश तो और बाद में आकर के बनता है 1971 में, तो डेवलपमेंट के मामले में और पीछे था। ठीक है, इस पर थ्योरीज भी है, पॉल असबरान की इनकी थ्योरी है, इस पर मॉडल आता है डिपेंडेंसी और पेरीफेरी मॉडल्स वगैरह आता है, तो कभी ऑप्शनल वगैरह पे चर्चा करेंगे तो उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसी को कहा जाता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो बांग्लादेश धीरे धीरे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है और इसमें इसको ट्रेड बेनिफिट्स वगैरह में भी लॉस हो रहे हैं। अब वहीं से ये ट्रेड की तरफ भी जाने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश एक्सप्लोर कर रहा है इकोनॉमिक पार्टनर्स को, डाइवर्सिफिकेशन वगैरह को एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहा है। इंडिया के तरफ ये झुकने का भी प्रयास कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा इसके वजह से बांग्लादेश इम्पोज ट्रेड क्रब्स ऑन सर्टेन बांग्लादेशी एक्सपोर्ट टू द नॉर्थ ईस्ट, ये भी करंट का इशू रहा है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि फ्रेश ट्रेड डील्स कर रहा है, सीईपीए और एफटीए वगैरह को डील कर रहा है। नाउ व्हाट इज सीईपीए? सीईपीए को ध्यान रखिएगा कि सीईपीए इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दिस इज कॉल्ड सीईपीए। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि सीईपीए होता क्या है, अपने आप में एक टाइप है एफटीए का। अब आप पूछिएगा कि सर एफटीए क्या होता है? एफटीए ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ का एक एग्रीमेंट है तो दो देशों के बीच, एफटीए इज नोन एज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो देशों के बीच तो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट से ये मैक्सिमम एक दूसरे की तरफ बढ़ने का कोशिश करते हैं, तो दैट इज फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है यूरोपियन यूनियन। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी से इसका फॉर्मेशन होता है और अपने आप में बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है यूरोपियन यूनियन।
धीरे धीरे भारत और बांग्लादेश भी, इसका मतलब है कि भारत और बांग्लादेश भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका कि पहला स्टेप CEPA ये हो चुका। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि दोनों देशों ने रिन्यू किया है ट्रांसपोर्ट को लेकर के, डिजिटल एंड एनर्जी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को फिर से रिन्यू करने की कोशिश की है, और धीरे धीरे चीज़ें और बेहतर होती जा रही हैं दोनों देशों के बीच। इसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोनों देशों के बीच चैलेंजेस भी हैं। व्हाट आर दो चैलेंजेस? चैलेंजेस में पहला है बॉर्डर मैनेजमेंट। दिस इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज। व्हाट इज बॉर्डर मैनेजमेंट? ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट बॉर्डर शेयरिंग कंट्री विथ इंडिया। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। इट इज द लार्जेस्ट बॉर्डर शेयरिंग कंट्री विथ इंडिया, एंड दीज border, yeah, this border is basically a porous boundary, or having a porous boundary or porous border. That's why it faces many of the following challenges like the migration, smuggling, refining, vulnerabilities, etc etc। ठीक है, how these are possible? तो यहाँ समझिएगा कि यही वजह रहा था कि अभी आपने करंट में देखा होगा, अभी करंट का इशू है, 4 दिन पहले न्यूज में है कि फिर से अभी बंगाल में SIR किया जा रहा है। SIR से पहले CAA आया था, NRC आया था। मोस्टली ये NRC का जो इशू है ये इसी से रिलेट करता है। आपने पढ़ा होगा इंटरनल सिक्योरिटी में NRC क्यों लाया गया था। हालांकि इससे पहले किसी से भी सरकार ने ऐसी हिम्मत नहीं करी, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने ये काम किया है, और जरूरी भी था बंगाल में करना कि कितने बांग्लादेशीज वगैरह हैं बंगाल में, इनका प्रेजेंस जानने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी था। ठीक है, तो दिस इज बॉर्डर मैनेजमेंट। क्यों बॉर्डर मैनेजमेंट, इस पर हमने डिस्कस किया। दूसरा इशू है वाटर इशूज। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने आपको बताया कि 54 रिवर्स इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और इन रिवर्स को लेकर के यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मेनली है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के रिवर हैं, जिसमें तीस्ता एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट माना जाता है। लेकिन ये भी अनसोल्व है क्योंकि वाटर डिस्प्यूट अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तीस्ता एग्रीमेंट का जो लेटेस्ट इसका मॉडल है 2011 वाला, वो ये कहता है कि इंडिया विल शेयर 45.5% ऑफ वाटर। 45.5% इंडिया यूज करेगा, 35.5% बांग्लादेश यूज करेगा, और बाकी जो वाटर है वो अनलोकेटेड रहेगा। क्यों 45% यहाँ पर भारत को यूज करना भी जरूरी था? क्योंकि जो मतलब ये बंगाल वाला जो अपना पोर्ट है उसको पानी की जरूरत होती है, और टाइडल पोर्ट है तो उसके लिए पानी की जरूरत होती है, और ये यूज करना यहाँ आवश्यक है। तो लेकिन फिर भी करंट में इसको रिवाइज करने की मांग की जा रही है। तो दिस इज ऑल्सो अनटच्ड एरिया और मतलब अनरिजर्व अनसोल्व एरिया। तो ट्रेड बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, लैंड पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड कंजेशन है। नाउ व्हाट आर द बेसिकली नॉन टैरिफ बैरियर्स? यहाँ ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू WTO बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स। मतलब वन इज द टैरिफ बैरियर्स एंड अदर इज द नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या होगा कि जब कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, इस तरीके की चीज़ें बढ़ा करके आप लगा देते हैं, इम्पोज कर देते हैं, और किसी बाहर के गुड्स को महंगा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होगा? तो नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है सिंपल कि जब आप कोटा बढ़ा देते हैं, लाइसेंस वगैरह की चीज़ों को वो कर देते हैं, सब्सिडीज़ को अपने देश की चीज़ों को सब्सिडी ज़्यादा दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स वगैरह बढ़ा देते हैं, तो दे आर कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स को बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच नॉन टैरिफ बैरियर का एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बाद लैंड पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है, कंजेशंस वगैरह है, और जियो पॉलिटिकल बैलेंस भी है, टाइज विद चाइना। अब ये चाइना के साथ टाई, ये समझिएगा क्यों इम्पोर्टेंस रखता है और किस तरीके से बाकी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, राइज ऑफ चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश, ये क्या है इसको समझिएगा। चाइना की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 1949 चाइना आज़ाद होगा, और चाइना की आज़ादी के बाद यहाँ पे चाइना की फॉरेन पॉलिसी अभी भी देखिएगा इज एग्रेसिव, और न केवल एग्रेसिव है बल्कि जो चाइना के फोर फादर थे, ही वॉज माओ, उन्होंने ही कहा था
कि बंदूक के दम पे चीज़ों को खड़ा किया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चाइना के माओ का स्टेटमेंट है, एंड फ्रॉम देयर चाइना ने उस दिन से लेकर के आज तक अपनी एग्रेसिव पॉलिसी से, जो कि प्रॉपर तरीके से बैरल ऑफ द गन पे चलने वाली पॉलिसी है। चाइना 14 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और 14 देशों के साथ चाइना के डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट। और अब तो बिल्कुल चाइना की दादागिरी टाइप से है कि उस जमाने में, किसी जमाने में जमीन चाइना की हुआ करती थी, तो इट इज स्टिल द पार्ट ऑफ द चाइना। इस तरीके की पॉलिसी चाइना लेकर के चलता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि चाइना की इसी हेजीमनिक पॉलिसी को सबसे पहले अमेरिका पहचानता है 2004 में, और अमेरिका ने इसी हेजीमोनिक पॉलिसी को नाम दिया था, ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स। इस स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स में चाइना पोर्ट सूडान को हॉर्न ऑफ अफ्रीका से कनेक्ट कर, तो अमेरिका ने कहा था कि ये कुछ और नहीं कर रहा है, जो कि इंडियन सिल्क रूट था। ये अमेरिका, ये चाइना क्या कर रहा है, इंडिया के सिल्क रूट को डेवलप कर रहा है वापस फिर से। और ये प्रॉपर ध्यान रखिएगा कि सिल्क रूट अपने आप में एक ऐसा रूट था जिसने इंडिया को मतलब ये कहिए कि कल्चरली और इकोनॉमिकली काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। चाइना उस पर अपना हेजीमोनिक प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहा है। इसी में ध्यान रखिएगा कि इसी सिल्क रूट के कंसेप्ट को, और जिसको आप स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स कहते हैं, इसी कंसेप्ट को चाइना इसको करंट में डेवलप करता है आफ्टर 2013। इसको कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या जिसको कि आप कहते हैं OBOR, वन बेल्ट वन रोड। दोनों एक ही चीज है। 2013 के बाद इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। व्हाट इज OBOR? जब आप लिटरेचर रिव्यू करिएगा तो बहुत सारे इस पर जर्नल्स वगैरह भी हैं। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का अपना पूरा जर्नल्स है, 7 वॉल्यूम में इस पर जर्नल्स है। और बाकी आप जब बीजिंग टाइम्स वगैरह को भी पढ़िएगा तो देखिएगा कि इतना डिटेल्स इस पे है कि मेनली इस पे चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है। खास करके ये प्रॉपर तरीके से इंडिया को डिप्लोमेटिकली सार्क कंट्रीज के बीच, बीमस्टेक और बीमस्टेक कंट्रीज के बीच घेरने का पूरा एक प्रोजेक्ट है। और प्रॉपर ये कनेक्ट कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज के साथ जाकर के, सिल्क रूट को फिर से डेवलप करके, ये मतलब इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस हो सके। आप इसमें देखिएगा तो चाइना ने बड़े तरीके से श्रीलंका को, बांग्लादेश को, नेपाल को, इन सभी देशों को अपने इन्फ्लुएंस में लेने का प्रयास किया। और देखिए जिन जिन देशों में चाइना का प्रेजेंस हो रहा है, यहीं पे इंडिया अपने आप में एक सॉफ्ट पावर के रूप में, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दिखती है कि ये सभी देश पहले से, आज़ादी के बाद से भारत के इन्फ्लुएंस में रहे, किसी देश में आज तक तख्ता पलट नहीं हुआ। इन चाइना के प्रेजेंस के साथ ही देख लीजिए हाल के 8 से 10 वर्षों में इन सभी देशों का इतिहास रहा है कि देखिए सभी देश तख्ता पलट से गुजर रहे। सभी देशों में चाइना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है, एग्रेसिव लैंडिंग कर रहा है, और इंडिया के खिलाफ एक अलायंस बनाने के लिए इन देशों के साथ प्रेरित भारत के खिलाफ वो चाइना कर रहा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट को इन देशों में बढ़ा रहा है। डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन को भी बांग्लादेश को चाइना वहाँ पर भी मदद कर रहा है। और ईस्टर्न मैरीटाइम रीजन एंड बे ऑफ बंगाल कोऑपरेशन, इन जगहों पर भी चाइना भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ वो मदद कर रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए सिक्योरिटी के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और यहाँ ध्यान रखिएगा कि बे ऑफ बंगाल के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसीलिए भारत के लिए बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ये ध्यान रखना है आपको। बे ऑफ बंगाल के लिए क्यों? क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल का जो मतलब ग्रुप है दैट इज कॉल्ड बीमस्टेक। और आप देखिएगा कि बीमस्टेक को अभी करंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली अलग करना था पुलवामा अटैक के बाद, तो हमने सार्क को अलग करके सार्क के जगह पे बीमस्टेक के महत्व को बढ़ाया है। आप देखिएगा कि 2020, 2021 दो बार कंटिन्यूअसली बीमस्टेक से यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है। प्रीलिम्स में इस बार भी बीमस्टेक से क्वेश्चन आया है। और बीमस्टेक का ही एक पार्ट है, एक और ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन। तो इन दोनों ही चीज़ों को भारत
जोड़ देने का या ये कहिए कि बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिससे इंडिया की चीजों को बढ़ाया जा सके, इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जा सके और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। अब देखिए कि बांग्लादेश के साथ भारत के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जैसे सीईपीए और एफटीए, इन दोनों को बढ़ाना है, जिससे क्या होगा कि बांग्लादेश का भी म्यूचुअल डेवलपमेंट, इंडिया एंड बांग्लादेश दे बोथ है म्यूचुअल डेवलपमेंट, बाय दैट बांग्लादेश का एलडीसी का ग्रेटिफिकेशन है वो बढ़ेगा और वो डेवलपिंग कंट्रीज में आएगा, और इंडिया को चूंकि इस ट्रेड से बेनिफिट होगा तो इंडिया को ऑलरेडी बेनिफिट होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। enhance power grid integration, renewable corporations, multimodal connectivities, railroad, waterways integration, transit for northeast state, joint work on climate and resilience, river basin management, boosting tourism, culture and academic exchanges, ये सब सारे वो फील्ड हैं जिन फील्ड में भारत का बांग्लादेश के साथ अपॉर्चुनिटी है। अब इसके बाद देखते हैं कि दोनों देशों को आगे वे फॉरवर्ड में काम कैसा करना चाहिए। जरूरी है कि अपने तीस्ता एग्रीमेंट को फाइनलाइज करें इकोलॉजिकल कॉपरेशन के साथ, सीईपीए को 2026 से पहले कंक्लूड करें। क्यों कंक्लूड करना जरूरी है? क्योंकि इसके बाद फिर हम बढ़ जाएंगे, 20 डेवलप कंट्रीज से बांग्लादेश को भी बेनिफिट होगा और इंडिया भी मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ेगा। अपग्रेड लैंड पोर्ट्स को बढ़ाना है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, जिससे हमारे यहाँ घुसपैठ की समस्या भी खत्म होगी, ट्रेड भी बढ़ेगा। इसके बाद डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स को भी एक्सपैंड करना होगा और डिप्लोमेसी को तो बेसिकली करना ही है, बैलेंस डिप्लोमेसी टू काउंटर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। ये जो मेन पॉइंट्स हैं जहां पर ये चीजें करनी जरूरी है। यहाँ पर एक चीज और मैं खत्म करने से पहले आपको करना चाहूंगा कि अभी हमने करंट में देखा है कि शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर रही हैं, शी विल टेक एजाइलम इन इंडिया फ्रॉम लास्ट ईयर एंड करंट में उनको मतलब फांसी दी गई है और वापस फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कहा है कि शेख हसीना को हैंड ओवर कर दिया। हालांकि यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली इंडियन गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है और बहुत मतलब ये कहिए कि बहुत साउंड डिसीजन है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर जवाब दिया है कि हम बांग्लादेश के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, जनता का सेंटिमेंट्स है वो है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रक्रिया का टाइम लगेगा। तो अब ये हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में करना है कि अब मोहम्मद यूनुस के साथ बाकी चीजें कैसी होती हैं, इंडिया का किस डायरेक्शन में मूव जाता है, और ये देखना है कि बाकी सारी पॉलिटिकल उठापटक तो अपने जगह पे है, लेकिन दोनों देशों के साथ भारत का अपना एक अलग कंसर्न है और चाइना को साधने के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज यहीं पर भारत और बांग्लादेश के संबंध को रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।